जो ये पल्मोनरी वेन है ये इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर जाएगी और हार्ट फिर उसको पंप करेगा ऑर्टा में, ऑर्टा से फिर आर्टरीज, और वो आर्टरी एक एक ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएंगी। ठीक है, अब हम एक टिश्यू तक पहुंच गए, एक पर्टिकुलर ऑर्गन की एक पर्टिकुलर टिश्यू तक पहुंच गए। देखिए हमारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम एक टिश्यू में लेकर चले आए, हमारी टिश्यू हो गई। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंपोजिशन कितना है सर? PO2 is 95 और PCO2 is 40। ये क्वेश्चन तुम्हारा यही हो जाता है, बताओ एल्वियोलर एयर के अंदर PO2 PCO2 बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 PCO2 बताओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 PCO2 बताओ। एक क्वेश्चन तो आपका यही हो गया, आंसर पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अब आइए, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लेकर चले आए टिश्यू के लेवल पर। ये देखिए टिश्यू के लेवल पर आप बात करेंगे, और टिश्यू के अंदर क्या है सर? हमारी जो ग्रुप ऑफ सेल पड़ी हुई है, कई सारी सेल हैं, ये सेल क्या कर रही है? रेस्पिरेशन कर रही है। रेस्पिरेशन के दौरान अपने सराउंडिंग का जो भी ऑक्सीजन है वो यूज कर रही है। ठीक है, और रेस्पिरेशन के दौरान CO2 प्रोड्यूस कर रही है, या फिर अलग जो मेटाबॉलिक, कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं सर, उनके थ्रू CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, और वो CO2 प्रोड्यूस होकर इसी टिश्यू फ्लूइड के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये टिश्यू फ्लूइड जिसको आप लिम्फ बोलते हैं, अगर आपको याद हो, क्या बोलते हैं? लिम्फ। यही तो लिम्फ है सर, इन्हीं टिश्यू के अराउंड, जो इन्हीं सेल्स के अराउंड इस टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड इकट्ठा है, इसी को तो लिम्फ बोलते हैं। और अब क्या होगा? अभी हमारी जो सेल है, ये सेल क्या करेंगी? ये CO2 छोड़ा हुआ है इन्होंने लिम्फ के अंदर, ठीक है, लिम्फ है, इस लिम्फ के अंदर CO2। ठीक है, यानी सर अब यहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के जैसा होगा, जहाँ पर CO2 ज्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी। हमारे टिश्यू का जो कंपोजिशन होता है, यहाँ पर PO2 कितना होता है बच्चे? 40 होता है, और PCO2 हमारा 45 होता है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा सर? अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जिसके अंदर 95 और 40 वाला कंपोजिशन है। अब सर इजिली यहाँ पर फिर कैपिलरीज आ गई। ठीक है, लेकिन आर्टरी आएंगी, आर्टरी फिर आर्टरियोल्स में कन्वर्ट होंगी, आर्टरियोल से फिर कैपिलरी बनी है, सब पूरा नेटवर्क आपने पढ़ा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, अब इन कैपिलरीज के लेवल पर क्या होगा सर? फिर यहाँ पर PO2 ज्यादा है, PCO2 कम है, फिर एक्सचेंज होगा। देखो, और ये हमारा बॉडी के अंदर सेकंड साइड है जहां पर एक्सचेंज होता है, टिश्यू। ठीक है, प्राइमरी साइड एल्वियोलाई, उसके बाद हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू पर एक्सचेंज हो रहा है। अब इस एक्सचेंज के दौरान क्या होगा? इस एक्सचेंज के दौरान ये एक्सचेंज किसके किसके बीच में होगा? तो सर ये एक्सचेंज जो है ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस लिम्फ के बीच में होगा। ठीक है, ये लिम्फ जो है ना, लिम्फ के अंदर का CO2 जो है वो एंटर कर जाएगा ब्लड कैपिलरी में, और इस ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड कैपिलरीज है हमारी, कैपिलरीज के अंदर का जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज करके आ जाएगा लिम्फ के अंदर। देख रहे हैं? अब जब इस टिश्यू से आगे ये कैपिलरी बढ़ेगी, इस टिश्यू को पास करते हुए जब कैपिलरी बढ़ेगी, तो हमें पता है सर, इसको फिर आगे बोल देते हैं वैन्यूल्स, वेन्यूल्स फिर आगे वेन्स। ठीक है, और वेन्स के अंदर हम बोलते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो वेन्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे डीऑक्सीजनेटेड हो गया सर? तो ये टिश्यू के लेवल पर सर। अब इस एक्सचेंज के बाद अब ये आगे जो ब्लड वेसल चले, इसको आप वेन बोल देते हैं। इस वेन के अंदर फिर आप बोलते हो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, यहां पर PO2 फिर कम हो गया, PCO2 क्या हो गया? 45 ज्यादा हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर टिश्यू के लेवल पर जो एक्सचेंज हुआ है उसकी वजह से हुआ। अब बताइए, इस लिम्फ के अंदर, इस टिश्यू फ्लूइड, इस लिम्फ के अंदर आपने गैसेस छोड़ दी, ऑक्सीजन छोड़ दिया, क्या इस लिम्फ को जरूरत है क्या? नहीं सर, हमारी सेल्स को जरूरत है। ठीक है, यानी अब हमें सेल्स के अंदर भेजना है बच्चे, इन सेल के अंदर हमें आपको ऑक्सीजन भेजना है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन कैसे जाएगी? तो फिर सर हमारी बॉडी में कहीं भी जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के टुवर्ड होगा। ठीक है, टुवर्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि हाई टू लो। यानी इन सेल्स के अंदर क्या होना चाहिए? इन सेल्स के अंदर ऑक्सीजन और कम होना चाहिए, तभी तो इस टिश्यू फ्लूइड से वो ऑक्सीजन इन सेल के अंदर जा पाएगा। तो इन सेल का जब हम कंपोजिशन देखते हैं, इन सेल का जो PO2 है वो 20 होता है, PCO2 50 होता है, जिसकी वजह से वेरी इजीली CO2 निकल के टिश्यू फ्लूइड में आना शुरू कर देता है, और हमारा ऑक्सीजन जो है वो कहां चला जाता है? इन सेल्स के अंदर चला गया। तो इस तरह से हमने एक एक सेल तक अपनी बॉडी की ऑक्सीजन पहुंचा दी, उनका जो CO2 है वो टिश्यू फ्लूइड में भेज दिया, और टिश्यू फ्लूइड से उठाकर उसको वेन्स में भेज दिया। देख रहे? अब ये क्या होगा? सारे ब्लड वेसल, सारी जो वेन है कहां डालेंगी? वेना कावा में डालेंगी। वेना कावा से कहां से? राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में कौन लेकर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। फिर ये ऑक्सीजनेशन होगा, प्राइमरी साइट हो जाएगा ऑक्सीजनेशन का, जो आपकी एल्वियोलाई है। इस ऑक्सीजनेशन के बाद फिर से वो ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, एंड दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल अगेन सर्कुलेटेड इन द बॉडी। ये कहानी चल रही है हमारी। ठीक है, अब इस एल्वियोलाई से क्या करेंगे? इस एल्वियोलाई की एयर को फिर बाहर निकालना हमको। ठीक है, और इस एल्वियोलाई की एयर को जब बाहर निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सपायर्ड एयर। क्या बोले आप इसको? एक्सपायर्ड एयर। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी और चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो हमें यहाँ पर सोचना समझने की जरूरत है।
देखिए, एक बात आपने गौर नहीं किया, जब आपको ऑक्सीजन की लेन देन करने की, ठीक है, तो देखो क्या करना चाह रहे हो। ऑक्सीजन यहाँ पर PO2 यहाँ पर हमारे एल्विलाई के अंदर जो PO2 है वो 104 है, और हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पर जो PO2 की बात करोगे तो आपको ये 40 मिल रहा है, ठीक है। नियरली सर यहाँ पर 2 to 3 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है ना, 2 से 3 गुने का डिफरेंस आ रहा है। वहीं अगर आप जब PCO2 की बात करोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पर कितना है, 40 है, और यहाँ पर कितना है, 40 है। केवल 5 का डिफरेंस है, ओनली 5। और ये 5 के डिफरेंस पे बहुत इजीली CO2 आपकी कूद के यहाँ से यहाँ चली जा रही है। और वही ऑक्सीजन को कुदाने के लिए क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन को अगर आप कुदाना चाहते हो तो कितना वाइड गैप मेंटेन कर रहे हो, इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, तब जाकर वो डिफ्यूजन हो पा रहा है, ठीक है। वहीं यहां पर देखिए, ये केवल यहीं पर नहीं किया आपने, हर जगह काम कर रहे हो आप। ये देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड PO2 इज 95, टिश्यू फ्लूइड PO2 इज 40, नियरली 2 टाइम्स डिफरेंस है, 2 गुने का डिफरेंस लगभग का रखा आपने यहां पर, ठीक है। वहीं यहां पर देखो, फिर वही 5 का डिफरेंस, PCO2 कितना है यहां पर, 40, यहां पर 45, वही 5 का डिफरेंस। ऐसा क्यों किया सर हमने, ऐसी जरूरत क्या पड़ गई करने की? तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि गैसेस जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हैं, तो उसके लिए उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के पीछे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? तो किसी भी गैस का जो डिफ्यूजन होता है तो वहां पर सर 3 चीजें काम आती हैं। एक तो उस गैस की सोल्यूबिलिटी, ठीक है, जब वो गैस उस पर्टिकुलर जगह, उस पर्टिकुलर फ्लूइड में सोल्यूबल होगी तभी तो जाएगी वहां पर। तो सबसे पहला फैक्टर आता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। दूसरा जो फैक्टर आता है बच्चे, वो है आपका थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक्सचेंज होना है उस मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, ठीक। और जो तीसरा फैक्टर यहां पर आता है बच्चे, वो हमारा है, थर्ड फैक्टर इज पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, सब चीजें लिखेंगे हम अभी, देखते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो सर यहाँ पर 3 चीजें होती हैं जो गैस के डिफ्यूजन को डिटरमाइन करती हैं। एक तो उस गैस की सोल्युबिलिटी, दूसरा जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस उसका डिफ्यूजन होना है उस मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, और तीसरा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। आप देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें, ये देखो, ये एल्विलाई की एपिथेलियम, ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो थिकनेस, ये जो थिकनेस CO2 के लिए है वही तो थिकनेस O2 को भी लेकर जाना है। जितनी मोटाई से, जितनी थिकनेस से आपका ऑक्सीजन लेन देन कर रहा है, उतनी ही मोटी वॉल से हमारे CO2 को भी लेन देन होना है, यानी थिकनेस दोनों के लिए सेम है, थिकनेस दोनों के लिए सेम है। चलिए, अब दूसरी बात क्या है सर, अब ये दोनों फैक्टर आ गए आपके, सोल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। और जब आप सोल्युबिलिटी की बात करते हो तो CO2 की जो सोल्युबिलिटी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सोल्युबिलिटी है, वो 20 से 25 गुना ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन के कंपेयर में CO2 की जो सोल्युबिलिटी है वो 20 से 25 गुना ज्यादा, 20 to 25 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी। देख पा रहे हैं आप, सोल्युबिलिटी इसकी 20 से 25 गुना ज्यादा है। यानी सर ये जो है, ये CO2 जो है आपका ज्यादा सोल्यूबल है। ज्यादा सोल्यूबल है मतलब कि ये दोनों में सेम हो गया, सोल्युबिलिटी एक की ज्यादा हो गई, तो क्या किया सर, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस हमने कम किया हुआ है, उसी पर चला जा रहा है वो। और ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें अगर उसको इसी मेम्ब्रेन से लेन देन कराना है तो उसका हमने क्या किया, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस बढ़ा दिया है। देख पा रहे हैं, क्योंकि तीनों मिलकर ओवरऑल दोनों के लिए सिमिलर होना चाहिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो हमारे CO2 की सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, 20 से 25 गुना ज्यादा है, इसलिए वो CO2 जो है वो 5 के डिफरेंस पर ही चला जा रहा है। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस कम है तब भी काम हो जा रहा है। लेकिन जब ऑक्सीजन की आप बात करें तो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी बहुत कम है, इसलिए उसके लेन देने के लिए क्या करना पड़ रहा है हमको, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, ताकि वो आराम से एक्सचेंज होगा उसको, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए, अब एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे बच्चे, आ जाओ यहाँ पे। ये देखिए, हमने किसके बारे में बात किया, हमने इंस्पायर्ड एयर के बारे में बात किया, और हमारी एक्सपायर्ड एयर। तो इंस्पायर्ड एयर में देखा आपने कि PO2 इज 159, PCO2 इज 0.3, एल्वियोलर एयर में कितना है, PO2 इज 104 एंड PCO2 इज 40, ठीक है। अब बताइए एक्सपायर्ड एयर में PO2 कितना होना चाहिए,
एक्सपायर्ड एयर में PO2 कितना होना चाहिए? मैं आपसे एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप कॉन्सेप्ट से बताओ मुझे। एल्वियोलर एयर से PO2 ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ठीक है, तो आपको जरूर लग रहा होगा ऐसा कि एल्वियोलर एयर से PO2 कम होनी चाहिए, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर क्या हो जाएगा, लेन देन हो जाएगी, कम हो जाएगा वगैरह वगैरह, जो भी कॉन्सेप्ट आप सोच रहे हैं। ठीक, तो ऐसा पहला बार में आपको ऐसा लग रहा होगा PO2 जो है वो एल्वियोलर एयर से कम होना चाहिए। ठीक है, PCO2 बताओ क्या होना चाहिए? PCO2 जो है यहाँ से हमारी जो एल्वियोलर एयर है, एल्वियोलर एयर के कंपेयर में PCO2 यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो वो हमें लग रहा होगा कि ज्यादा होना चाहिए, है, क्योंकि लेन देन हो जाएगा, CO2 बढ़ जाएगा, CO2 बढ़ा हुआ CO2 बाहर फेंकना है तो। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा तो ये भी कहानी समझ में आ जाएगी कि 159 से 104 कैसे रह गया, है ना, और ये 0.3 से 40 कैसे हो गया। यहाँ पर लिया तो ऐसा था, ऊंचा तो ऐसा हो गया, है ना। तो देखिए अगर यहाँ पर हम देखें PO2 की जब बात करोगे ना, तो PO2 लगभग यहाँ पर होता है 116। एक्सपायर्ड एयर में PO2 कितना होता है? 116, और PCO2 लगभग यहाँ पर 28 होता है। PCO2 यहाँ से कम है, देख रहे हैं आप, और PO2 यहाँ से ज्यादा है। ऐसा कैसे हो गया सर? तो सर इसके पीछे का जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो है डेड स्पेस वॉल्यूम। याद हो अगर आपको मैंने बताया था, ये देखिए यहाँ पर यही तो होगा सर, ये देखिए डेड स्पेस वॉल्यूम। इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, डेड स्पेस वॉल्यूम। तो मैंने बताया था आपसे कि हमारी जो ये एनाटमी है, ठीक है, हमारी जो ट्यूब पाइपें जितनी बिछी हुई हैं, ये हमारी एनाटमी ऐसे बनाई गई है ना कि जो हम एयर लेते हैं उस एयर का कुछ फ्रैक्शन, ठीक है, कितना 150 ml, अगर एक बार में आप 500 ml ले रहे हो, पढ़ेंगे हम, जिसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। एक बार जो हम नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं बच्चे ना, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान हम 500 ml एयर अंदर लेकर जा रहे हैं इंस्पायरेशन के दौरान, ठीक, और उस 500 ml में 150 ml 150 ml जो एयर है वो हमारे इस ट्रैक में फंसी रह जाती है। ठीक है, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसकी एनाटॉमी इतनी जटिल बनी हुई है कि इस ट्रैक में ही 150 ml फंसी रह जाती है, जिसको आप बोलते हो डेड स्पेस वॉल्यूम, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डेड स्पेस वॉल्यूम। ठीक है, अब वो यहीं बीच में फंसा हुआ है, यहां तक तो लंग हमारी एल्यूलाई तक तो वो पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, हमने लिया, वो बीच में फंसा हुआ है, और उस डेड स्पेस वॉल्यूम के अंदर सर ये आने वाला और जाने वाला दोनों एयर को वहां पर आएगी। बच्चे जो फेंक रहे हैं वो भी तो आ रही है वहां पर, इनहेल कर रहे हैं वो भी जा रही है वहां पर। ठीक है, जिसकी वजह से अब जो आपने लिया है, अब जो वहां से पास होगा, जब वो डेड स्पेस वॉल्यूम से होता हुआ जब पास होगा इंस्पायर्ड एयर आपका, तो वहां पर क्या होगा सर? तो हमारे ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन यहाँ पर कम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो गया, ये यहाँ पर CO2 भी तो थोड़ा है, ज्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पर दी गई एयर भी तो यहाँ पर फंसी हुई है आपकी। और पार्शियल प्रेशर का मतलब एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर नहीं होता है बच्चे, इस चीज को समझने की कोशिश करो। पार्शियल प्रेशर का मतलब एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर नहीं है, वो टोटल में वो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो है पार्शियल प्रेशर आपका। ठीक है, तो टोटल में क्या होगा आपका? CO2 जब थोड़ा बढ़ जा रहा है, यहाँ पे CO2 थोड़ी ज्यादा हो गई जब आपकी बच्चे, तो CO2 के ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? अब जितनी ऑक्सीजन है उतना वो नहीं रह जाएगा। हरी बात समझ में? CO2 के ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन अपने आप कम हो गई, क्योंकि कंपोजिशन तो ओवरऑल उतना ही रखना हमको, तो एक ज्यादा होगा मतलब दूसरे का फ्रैक्शन थोड़ा कम हुआ है। इन सब चीजों की वजह से यहाँ पर आपको कमी मिल रही है। वहीं जब आप एक्सपायर कर रहे हो इस एयर को, तो ये एक्सपायर्ड एयर यहीं से पास हो रही है, इसी डेड स्पेस वॉल्यूम से होते हुए पास हो रही है, और इस डेड स्पेस वॉल्यूम में क्या है? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है आपकी। ये ऑक्सीजन रिच एयर है, मैंने बताया अभी आपको, है ना, क्योंकि फंसी हुई है। तो ये इस ऑक्सीजन रिच एयर से जब ये आपकी एल्वेलाई से पास होने वाली गैस जब पास होगी, तो फिर क्या होगा सर? उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो लिया हुआ जो यहाँ पर एयर है, जो यहाँ से पास होगा, तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा सर? एक की कम दूसरा जो CO2 उसका और अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने फिर बताया कि ये केवल एक इंडिविजुअल गैस की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टोटल अब वॉल्यूम, टोटल जो कंपोजिशन है आपका उतना ही है, जब एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप कम होगा, PO2 का बढ़ेगा तो PCO2 अपने आप कम होगा, क्योंकि टोटल ओवरऑल तो उतना ही है बच्चे। ठीक, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा? एक्सपायर्ड एयर के अंदर क्या हो जाएगा? PO2 जो है 116 और PCO2 जो है वो 28। ठीक है, ये देखो ये बढ़ गया और ये कम हो गया, क्योंकि सर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा ही। ठीक, क्योंकि वो केवल अकेले की बात नहीं होती, टोटल ओवरऑल उतना ही है हमारा। ठीक है, कंपोजिशन उतना ही है।
चलिए, अरे इसीलिए तो अगर इसमें अगर अगर खुद सोचिए आप, अगर आपकी एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होती तो मूवी देखते हैं ना, मूवी में क्या करते हैं, कोई बेहोश हुआ नहीं, माउथ टू माउथ ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हैं। वो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो दे क्यों रहे हैं? क्या CO2 भर रहे हैं क्या उसके अंदर मारने के लिए उसको, कि बस बसता आदमी मर जाए? यानी उस एयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है तभी तो दे रहे हैं उसको, है ना। तो ये हमारे, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन इज लेस देन एल्वियोलर एयर, मोर देन एल्वियोलर एयर, ऐसे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो एक आपको अगर यहाँ पर ये नंबर याद रह जाएगा तो इन सब क्वेश्चनों को आप कर लोगे। एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन इज मोर देन इंस्पायर्ड एयर, लेस देन इंस्पायर्ड एयर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक्सपायर्ड एयर में CO2 इज मोर देन इंस्पायर्ड एयर, लेस देन इंस्पायर्ड एयर। तो देखो ये वाला इन दोनों में तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। हाँ सर, इंस्पायर्ड एयर में से ऑक्सीजन जो है एक्सपायर्ड एयर में कमी होगी, नॉर्मल सी बात है ना। और CO2 सर एक्सपायर्ड एयर में इंस्पायर्ड एयर से ज्यादा ही होगा, बॉडी से निकल के आ रहा है, ये तो गलत नहीं होगा, ये गलत होता है, ठीक है, जो हमने यहाँ देखी। अभी मैंने जब स्टार्टिंग में आपसे एक बात बताई थी, जो फ्रॉग है ना, अर्थवर्म है, वो अपनी स्किन से क्या कर रहे हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर ले रहे हैं, मतलब उनकी स्किन भी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का काम कर रही है। हम नहीं कर सकते ये काम, हम अपनी स्किन से गैसेस का लेन देन नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? तो अब हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि अब हमने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लिया। और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमारी कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, ठीक है, जो कि एक भी कैरेक्टर आपके स्किन में नहीं है। ना तो ये थिन है, इट इज ए कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टी लेयर्ड होती है ना तो थिन है ये, ना तो मॉइस्ट है, कोई म्यूकस ग्लैंड नहीं है यहाँ पर जो कि मॉइस्ट कर रही है इसको, ठीक है, ना तो थिन है, ना तो मॉइस्ट है, ना ही सॉफ्ट। तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम, अपने स्किन से हम गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस मेम्ब्रेन से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, जिसको आप रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोल रहे हो, वो कैसी होनी चाहिए, वो थिन होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए एंड हैव ब्लड कैपिलरी नेटवर्क। देखा हमने, जब ब्लड कैपिलरी नेटवर्क होगा तभी तो वहां से वो CO2 लेंगे, उसके अंदर भरेंगे ऑक्सीजन, है ना, यही तो होता है एक्सचेंज का मतलब। और इट मस्ट हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। लेकिन एक बार क्या क्या देखा हमने, हमारे बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज है वो दो जगहों पर होता है, एल्वियोलाई के लेवल पर और टिश्यू के लेवल पर। और जब एल्वियोलाई की बात करते हैं तो इट इज द प्राइमरी साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सचेंज है वो किसकी किसके बीच में हुआ बच्चे, तो इट इज बिटवीन द एल्वियोलर एयर, एल्वियोलाई के अंदर जो है एयर है उसके, और दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से उस ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ है। और वो किसके थ्रू है, थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं वो हमने अभी पढ़ लिया, लिख लिया हमने वहां पर पहले, ठीक है। और गैसेस एक्सचेंज जो होता है कैसे होता है, वो प्योरली बाय डिफ्यूजन, सिंपली बाय डिफ्यूजन, है ना। और अगर हम बात करें किसी भी गैस की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है बच्चे, वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तीसरा क्या है, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कितना है, ठीक है, जिसकी वजह से हमने देखा था PO2 और CO2 में जो डिफरेंस आ रहा था। सोल्युबिलिटी की जब बात करोगे तो CO2 की जो सोल्युबिलिटी है वो 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के, ठीक है। और हम जब बात करते हैं अपने टिश्यू की बात करते हैं, तो टिश्यू लेवल पर जो एक्सचेंज होता है वो किसके किसके बीच में हुआ है, तो वो हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के फ्लूइड के बीच में, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में हुआ है। और हमारे एल्वियोलाई में जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, तो वो होता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वियोलर एयर में, एक एयर टू ब्लड हो रहा है और एक ब्लड टू ब्लड हो रहा है ना, ब्लड टू फ्लूइड, फ्लूइड टू फ्लूइड और एयर टू फ्लूइड, ऐसे बोलो आप। एल्वियोलाई में क्या होता है, फ्लूइड और एयर के बीच में, और हमारे टिश्यू में क्या होता है, फ्लूइड और फ्लूइड के बीच में। एक ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम पे, कि कितनी एयर हम नॉर्मली लेते हैं, फोर्सफुली अगर इंस्पायर करें तो कितनी ले सकते हैं, टोटल हमारे लंग के अंदर हम कितनी एयर भर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली कितनी हम एक्सपायर करते हैं, फोर्सफुली अगर एक्सपायर करें तो कितनी एक्सपायर कर सकते हैं, वो कौन सी एयर है जिसको हम चाह के भी नहीं निकाल सकते। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बात करना है। तो ये सारी चीज़ें देखने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चे अपने डेड स्पेस वॉल्यूम के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया ये डेड स्पेस वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो हम इंस्पायर तो करते हैं लेकिन हमारे एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच पाती है, वो बीच में जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो बनाया गया है उसी में फंसी रह जाती है, ठीक है। और इसी वजह से इस एयर को जो बीच में ही एनाटॉमी की वजह से फंसी रह गई है, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। और जिसका अमाउंट कितना होता है, अभी हमने देखा था 150 ml। और 150 ml किस में सर, जो नॉर्मली एक बार में हम ले रहे हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक बार में हम 500 ml एयर बच्चे इंस्पायर करते हैं नॉर्मली एट अ टाइम। 500 एयर हम 500 ml जो एयर है वो इंस्पायर करते हैं।
और उसमें से हमारी 150 ml जो है वो हमारे इस ब्रोंकियल ट्री में फंस के रह जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में फंस के रह जाती है। वो भी कौन से जोन में? कंडक्शन जोन में फंसेगी सर, क्योंकि अगर वो रेस्पिरेटरी जोन में पहुंच गई तो फिर फंसने का चांस ही नहीं है, वहां से तो एक्सचेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये 150 ml जो है इट डू नॉट पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज, एक्सचेंज हो ही नहीं रहा इसका, और इसको हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। और ये डेड स्पेस वॉल्यूम क्या कोई बीमारी है? ये जो 150 ml जो नहीं पहुंच पाई क्या कोई बीमारी है? नहीं सर, ये नॉर्मल पर्सन के अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। और ये नॉर्मल पर्सन के अंदर भी प्रेजेंट होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो डेड स्पेस वॉल्यूम है, इस डेड स्पेस वॉल्यूम में PO2 और PCO2 बताओ कितना होगा। अभी हम पढ़ के आए हर जगह का PO2 और PCO2, तो अगर आपसे पूछा जाए इस डेड स्पेस वॉल्यूम का PO2 और PCO2 क्या होगा, तो आप कह देना सेम एज इंस्पायर्ड एयर, ठीक है। जो इंस्पायर्ड एयर का PO2 PCO2 होता है वही सेम कंपोजिशन आपको इस डेड स्पेस वॉल्यूम वाले में भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट, थोड़ी बहुत एयर जो है किसी किसी पर्सन में, ठीक है, किसी किसी पर्सन में कुछ एयर एल्वियोलाई तक पहुंचने के बाद भी उसका एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। और ये जो एयर होती है जो एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद भी उसका एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, दिस एयर इज कॉल्ड एल्वियोलर डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। एल्वियोलर डेड स्पेस वॉल्यूम किसको बोला आपने? वो एयर जो हमारे एल्वियोलाई तक तो पहुंच गई है, एक्सचेंज जोन तक पहुंच गई है, लेकिन एल्वियोलाई के अंदर जाने के बाद भी उसका एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, उसको हम बोल रहे हैं एल्वियोलर डेड स्पेस वॉल्यूम। और ये आंसर समझ चुके होंगे, ये नॉर्मल पर्सन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये नॉर्मल पर्सन में प्रेजेंट नहीं होता बच्चे, ये कोई डिजीज कंडीशन होगी तभी मिलेगा आपको। एल्वियोलाई जो है डैमेज हो चुकी है, उस कंडीशन में फाइब्रोसिस हो चुकी है वहाँ पर, ठीक है, उस कंडीशन में आपको मिलेगा। उसकी जो एपिथेलियम जब डैमेज हो जाएगी तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा वहाँ से, ठीक है। कई सारे रीजन है उसके भी। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे, हमने दो तरह के डेड स्पेस वॉल्यूम के बारे में बात किया, एक एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम जो कि नॉर्मल सबके अंदर प्रेजेंट होता है, दूसरा हमारा है एल्वियोलर डेड स्पेस वॉल्यूम जो कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल पर्सन के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कंबाइनली इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वॉल्यूम क्या हो गया? टोटल डेड स्पेस वॉल्यूम, वो टोटल एयर जो बिना एक्सचेंज किए रह गई, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से, तो दैट इज एनाटॉमिकल प्लस एल्वियोलर, ठीक है। और ये हमें पता है शायद कि आपकी फिजियोलॉजिकल जो है ये नॉर्मल पर्सन की बात नहीं है, ठीक है, इसमें क्योंकि ये पैथोलॉजिकल कंडीशन एक जुड़ गई है। चलिए उसके बाद बात आती है हमारी क्या चीज यहाँ पर, ये जो आपकी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वॉल्यूम, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या होगा, एज के साथ बढ़ेगा घटेगा, तो कहेंगे सर एज के साथ हमारी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वॉल्यूम इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि एज के साथ क्या होंगे सर, ज्यादा से ज्यादा एल्वियोलाई डैमेज होंगे, इन्वॉल्वमेंट होगा उनका, तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वॉल्यूम आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और यहीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हमसे पूछा जाता है बताइए पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में बताइए और एल्वियोलर वेंटिलेशन के बारे में बताइए कि कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन में आप क्या बोलेंगे सर, वही 500 ml जो ले रहे हैं एक बार में, ठीक है। और एल्वियोलर वेंटिलेशन मतलब क्या, जो एल्वियोलाई तक पहुंच पा रहा है। तो एक बार में तो आप 500 ml ले रहे हो, लेकिन क्या ये एल्वियोलाई तक पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा। तो जब पल्मोनरी वेंटिलेशन की बात करते हैं तो 500 इंटू 12 क्या है, ये हमारी ब्रीदिंग रेट है बच्चे, ठीक है। जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट की जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं 12 to 16 होती है पर मिनट, 12 to 16 पर मिनट। और हमारे लंग में कितना एक बार तो 1 मिनट में कितना जा पा रहा है, तो सर 500 ml। तो 500 ml इंटू 12 ये हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गया। लेकिन एल्वियोलाई में कितना पहुंच रहा है, केवल और केवल 350 ml बच्चे, है ना, और बाकी 150 ml वहां नहीं पहुंचा। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन के लिए क्या बोलेंगे 350 इंटू 12, तो ये हमारा एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो कौन ज्यादा होगा, तो बोलेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन इज मोर देन एल्वियोलर वेंटिलेशन। अपनी एनसीईआरटी में दी गई कुछ पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और इन पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में। अब तो एक ही एग्जाम होने वाला है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस चैप्टर में। देखिए सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम किसे बोलते हैं, तो सर ये वो वॉल्यूम है जिसे हम नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम पर लेन देन करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम एयर इंस्पायर कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो टाइडल वॉल्यूम। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग जो आप दे रहे हो, एक्सपायर कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो टाइडल वॉल्यूम। मतलब कितना ले और दे रहे हैं, और ये कितनी होती है, इट इज 500 ml,
मतलब एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान नॉर्मल ब्रीदिंग में हम 500 ml एयर एक बार में अंदर लेते हैं और एक बार में 500 ml एयर बाहर एक्सपायर करते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरा जो है दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? ये वो वॉल्यूम है एयर की जो कि हम चाह के, ठीक है, फोर्सफुली और ले सकते हैं बिसाइड टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को छोड़कर और कितना हम भर सकते हैं फोर्सफुली, उसे हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे, टाइडल वॉल्यूम को छोड़कर बिसाइड टाइडल वॉल्यूम और कितना हम ज्यादा भर सकते हैं, दैट वी कैन इंस्पायर। कैन वर्ड लगते ही मतलब पूरी आपकी क्षमता उन्होंने नाम दी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड बिसाइड टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को छोड़कर उसको बोलेंगे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और उसकी वैल्यू होती है 2500 ml टू 3000 ml। ठीक है, 2500 से 3000 ml एरिया होती है आपकी। थर्ड है आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप ERV बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? तो ये वो वॉल्यूम है एयर की जो कि हम फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, दैट वी कैन एक्सपायर, है ना। याद रखेंगे। फिर क्या चीज? बिसाइड टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को छोड़कर और कितना हम फोर्सफुली चाहें तो निकाल सकते हैं लंग से एक बार में। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बिसाइड टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इसकी वैल्यू होती है बच्चे 1000 से 1100 ml। ठीक है, 1000 टू 1100 ml एयर हम एक बार में टाइडल वॉल्यूम के अलावा चाहकर फोर्सफुली निकाल सकते हैं, मैक्सिमम इतना निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? तो ये वो वॉल्यूम है एयर की जो हम चाहकर भी नहीं निकाल सकते, जो हमारे लंग्स के अंदर हमेशा पड़ी रहती है, उसको आप चाहकर भी बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों है? तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। जब मैं एल्विलाई के बारे में बता रहा था तो मैंने बोला था न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल लेसिथिन बनाती थी। ठीक है, और वो सर्फेक्टेंट का काम कर रहा है, उसकी वजह से हमारी एल्विलाई कभी भी पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हो सकती। ठीक है, और जब हमारी सोचिए बच्चे, अगर हमारी एल्विलाई पूरी तरह से ऐसे पिचक नहीं सकती, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, ठीक है, जब वो पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हो सकती, यानी हमारे एल्विलाई के अंदर हमेशा थोड़ी बहुत एयर बची रहती है। ठीक है, और ऐसे ही करके थोड़ी थोड़ी एयर अगर हर एल्विलाई में बची रह गई तो हमारे पास तो 300 मिलियन एल्विलाई है, तो टोटल ओवरऑल लंग में भी हमेशा थोड़ी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर हमेशा बची रहेगी, जिसको आप चाहकर भी नहीं निकाल सकते। क्यों चाहकर नहीं निकाल सकते? क्योंकि चाहकर भी हम पूरी तरह से अपनी एल्विलाई को कोलैप्स नहीं कर सकते, पूरा उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहकर, जब एक एल्विलाई पूरी खाली नहीं हो सकती तो पूरा लंग कभी पूरी खाली नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्या हमारा लंग कभी खाली हो सकता है क्या? तो कहेंगे हमारा लंग कभी पूरी तरह से खाली नहीं हो सकता। और उसमें कौन सा एयर जो हमेशा बचा रहता है, उसी एयर को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वो वॉल्यूम है एयर की जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी पूरी ताकत लगा के हमने पूरी एयर निकाल दी, उसके बाद भी जो बची रह गई हमारे लंग्स में, दैट इज अवर रेजिडुअल वॉल्यूम। The volume of the air that remains in the lung after forceful expiration, that is residual volume। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इट इज 1200 ml, 1200 ml एयर बची रह जाती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है आपकी ये जो नॉर्मल वॉल्यूम हमने पढ़ी, इन्हीं को मिलाकर कुछ हम अलग कैपेसिटीज बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी एक होगी हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? तो ये है, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन इंस्पायर। ठीक है, टोटल हम कितनी एयर एक बार में भर सकते हैं, टोटल। ठीक है, अब हमें क्या है, टोटल बोल दिया मतलब क्या, हमें अब टाइडल वॉल्यूम को एक्सक्लूड नहीं करना है, टाइडल वॉल्यूम को लेकर बात कर रहे हैं ना, या फिर आपसे सिंपल ऐसे बोला जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन इंस्पायर। ठीक है, केवल इतना ही बोल दिया उसने, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि वो इस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसने क्या लगा दिया, कैन लगा दिया, वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर। तो कैन इंस्पायर मतलब क्या, आपने उस आदमी की क्षमता नाप दी है ना, क्या कर सकता है वो, तो वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भर सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, इनकी लैंग्वेज में ही गलती करा देगा आपसे, आप कंफ्यूज करते होंगे IRB की बात हो रहा है, टीबी की बात हो रहा है, IC की बात हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर इतना ही लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, उसके आगे लिख दिया उसने बिसाइड टाइडल वॉल्यूम, तो फिर वो IRB की बात हो रही है। केवल इतना लिखा हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन इंस्पायर, इतना ही बोल के छोड़ दिया, तो फिर वो आपके
आईसी की बात हो रही है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात हो रही है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? तो भाई सर आईआरवी आपने बताया था, उसके साथ टाइटल वॉल्यूम अगर जोड़ दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो आईआरवी प्लस टीवी हो जाएगा तो 3500 ml, ठीक है। 3500 ml जो है हम एक बार में भर सकते हैं। उसके बाद आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये भी वही आपका द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन एक्सपायर, ठीक है, कितना वो निकाल सकता है, मैक्सिमम कितना निकाल सकता है। फिर इन्होंने इस बार टाइडल वॉल्यूम को नहीं हटाया, ठीक है। अगर ये बोलते द वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन कैन एक्सपायर बिसाइड टाइडल वॉल्यूम, तो वो आपका ईआरवी हो जाता है। याद रखेंगे बच्चे इन सब चीजों को। अगर उन्होंने केवल इतना लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, केवल इतना लिखा हुआ है, मतलब वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात कर रहा है, मतलब उसकी पूरी क्षमता नाप दी उसने, कितना बाहर निकाल सकता है, ठीक है। तो इट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इट्स वॉल्यूम इज 1600 ml, 1600 ml एयर होती है आपकी, ठीक। उसके बाद बात आती है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम या फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये क्या है सर? तो हमने क्या किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, ठीक है। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में बची रह जाती है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब आप खुद बताइए, नॉर्मल एक्सपायरेशन अगर आपने किया तो क्या बचा रह गया आपके लंग्स में? तो अगर हम फोर्सफुल करते तो क्या और निकाल देते? ईआरवी और निकाल देते, है ना। ईआरवी निकालते, ईआरवी कब निकलती है? जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया तो केवल आपने टाइडल वॉल्यूम निकाला है, ईआरवी को छोड़ दिया है, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया तो ईआरवी छूट गई, और ईआरवी तो छूटी ही है, और उसके अलावा वो वॉल्यूम जो आप चाहकर भी नहीं निकाल सकते वो तो हमेशा पड़ी हुई है। तो अगर आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया तो क्या क्या छूट गया आपके लंग्स के अंदर? ईआरवी जो निकाल सकते थे लेकिन नहीं निकाला क्योंकि नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, ठीक। और आरवी जो चाह के भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो निकाल सकते थे लेकिन नहीं निकाला क्योंकि नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात हो रही है, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम जो चाह के भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2300 ml टोटल, है ना। चलिए, उसके बाद बात आती है वाइटल कैपेसिटी। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? तो सिंपल सी बात है सर, ये वो एयर है जो कि हम फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो हम फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, लेकिन कब? आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, या फिर बोलेगा आफ्टर डीप इनहेलेशन। डीप इनहेलेशन मतलब क्या? फोर्सफुल इनहेलेशन की बात हो गई। तो फोर्सफुल और डीप इनहेलेशन के बाद द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड, याद रखेंगे, इसको आप बोलोगे वाइटल कैपेसिटी। तो अब इसमें अलग क्या हो गया सर? तो अलग ये हो गया कि पहले फोर्सफुल एक्सपायर करने से पहले उन्होंने क्या कर लिया है? फोर्सफुल एक्सपायर करने से पहले उन्होंने फोर्सफुल इंस्पायर किया है। तो अगर उन्होंने फोर्सफुल इंस्पायर किया है तो उनके लंग में अब क्या क्या बचा हुआ है? देखो, उनके लंग में क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम है जो कि कभी नहीं निकल सकती, और क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो कि भरा ही हुआ है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम तो भरा ही है, लेकिन टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ उन्होंने और क्या भर लिया है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया। लेकिन अब एक्सपायरेशन कैसा करने वाले हैं? फोर्सफुल, ठीक है। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन आप करेंगे तो क्या क्या निकालेंगे? तो आईआरवी निकालेंगे, टाइडल वॉल्यूम निकालेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम तो सर कभी नहीं निकल सकती, बताया मैं, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ जाएगा आपका? टाइडल वॉल्यूम निकलेगा, आईआरवी निकलेगा क्योंकि फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया था तो ये भी भरेगा, और प्लस ईआरवी निकलेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4600 ml आपकी आ जाएगी, ठीक। उसके बाद लास्ट है आपका टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है सर? तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम अपने लंग्स के अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। डीप इनहेलेशन करके बंद कर लो, बात खत्म। डीप इनहेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन कर लिया, रोक लिया, अब टोटल जो भरा हुआ है लंग के अंदर दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। सिंपल सी बात है सर। तो इसमें क्या क्या आएगा हमारा? टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी, आरवी, ठीक। और या फिर इसको अगर इनके टर्म्स में लिखे तो टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, ईआरवी तो हमारा वाइटल कैपेसिटी हो गया, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम अगर जोड़ दें तो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक। अब मैं एक और चांस दूंगा आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, लेकिन वो क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन करते हैं इसमें फिर समझ आएगा हमें। और इसकी वैल्यू होती है 4800 ml, ठीक। क्या लेते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब इस पे जब क्वेश्चन आता है तो थोड़े हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आप अप्रोच डेवलप भी करते हो, गलत हो जाता है। तो कुछ एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं जिसपे हमारे जटिल से जटिल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अगर आपके ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हमें क्या करना है? हमें अपने लंग्स को
अपने लंग्स को एक सिलेंडर मानना है, ठीक है। अपना जो लंग है सिलेंडर मान लिया हमने, इधर देखिए, तो देखो सिलेंडर हो गया हमारा लंग। अब जब आपसे बोला जाएगा कि लंग को पूरा भर दिया, पूरा भर दिया मतलब कि सिलेंडर को पूरा भर दिया, मतलब यहाँ तक पूरा टॉप तक भर गया ये, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो वॉल्यूम जो कभी निकाली ही नहीं जा सकती, जिसको आपने रेसिडुअल वॉल्यूम बोला था, याद है? हाँ, तो वो वॉल्यूम कौन सी होगी? यानी सबसे बॉटम वाली वॉल्यूम है ना, जिसको आप कभी निकाल ही नहीं सकते, तो ये आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम होगी, जिसको आप कभी नहीं निकाल सकते, सबसे नीचे होगी वो। चलिए, उसके बाद एक आपने बोला था ERV। ERV मतलब वो जो कि आप बहुत फोर्सफुली निकालें तो वहां तक निकाल सकते हैं, उसको निकाल सकते हो, लेकिन कब? जब बहुत फोर्सफुल निकालो। यानी इस रेसिडुअल वॉल्यूम के जस्ट ऊपर वाली जो वॉल्यूम होगी, जो जस्ट ऊपर वाली वॉल्यूम है, वही हमारी क्या? ERV, जिसको अगर बहुत ताकत लगाएं तो निकाल सकते हैं यहां तक, यानी बहुत ताकत लगाएंगे तो यहां तक अपने लंग्स को हम खाली कर सकते हैं। अभी कॉन्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक है। चल, अब एक है हमारी क्या? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है सर? तो ये वो वॉल्यूम है जो नॉर्मली लेन देन कर रहे हैं, जिसको नॉर्मली भरते हैं निकालते हैं, भरते हैं निकालते हैं, ठीक है। तो ये नहीं, वो हमारी टाइडल वॉल्यूम, देखो इसको मैंने टाइडल वॉल्यूम बोल दिया। तो टाइडल वॉल्यूम ये हमारी हो गई, मतलब हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं? नॉर्मली हम अपने लंग्स को क्या करते हैं? यहाँ तक भरते हैं, यहाँ यहीं से खाली कर देते हैं, यहाँ तक भरते हैं और इसी को खाली कर देते हैं, मतलब यहाँ तक लंग हमारा नॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं? वो हम देखते हैं सिलेंडर क्या कर रहे हैं? नॉर्मल इंस्पायरेशन के टाइम पे टाइडल वॉल्यूम लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम लेते ही इतना हमारा लंग भर जाता है। और नॉर्मल एक्सपायरेशन के टाइम पे किसको निकालते हैं? टाइडल वॉल्यूम ही निकालते हैं, भाई 500 ml। तो यही इसी को यहाँ तक निकाल देते हैं पूरा, तो फिर यहाँ तक हमारा लंग बच जाता है, यहाँ तक भरा हुआ रह जाता है। चलिए, अब एक और है क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम है जो कि टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम और भर सकते हैं, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम तो ये भरा, ठीक है, इसके अलावा और कितना भर सकते हैं? वो आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि ये वाली वॉल्यूम मुझे याद है ना, ये हमारी हो गई इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम नॉर्मली नहीं भरते हैं, जब फोर्सफुली भरेंगे ना तब यहां तक भरेगा। और यही हमारा है पूरा भरा हुआ वाला, कि जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर दिया तो ये देखो ये भर गया हमारा। और याद करो मैंने बोला था टोटल लंग कैपेसिटी मैंने बताई थी आपको। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? तो डीप इनहेलेशन के बाद, डीप इनहेलेशन या फिर फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद लंग के अंदर जो पूरा एयर भरा हुआ है वही टोटल लंग कैपेसिटी है। और जब आप डीप पूरा फुल लंग भर लोगे तो ये सिलेंडर यहां तक भर जाएगा, है ना। तो यही तो होगी ना टोटल लंग कैपेसिटी। अभी याद करो उसमें लिखा था हम लोगों ने टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस TB प्लस IRV, याद है? ये सारी चीजें हमारी होगी। चलिए, अब हमें ये एक सिलेंडर जो है दिमाग में भर गया हमारे, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ? हमसे पूछा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कितना हम एक्सपायर्ड कर सकते हैं फोर्सफुली, लेकिन कब? आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, याद रखेंगे आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन की अगर बात करें तो लंग हमारा कहां तक भरेगा? तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में हम अपने लंग को केवल यहां तक भरते हैं, याद रखिए इस चीज को। नॉर्मल, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है। पहले इसकी बात करो, पहले नॉर्मल इंस्पायरेशन करो। नॉर्मल इंस्पायरेशन किया तो आपने यहां तक लंग भर लिया अपना। अब करो फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और तब पूछा हुआ है कि कितना निकालोगे उस फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन मतलब यहां तक लंग भर, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो कहां तक खाली कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा इतना खाली कर सकते हैं सर, क्योंकि ये तो कभी खाली नहीं होता है, ये तो भरा ही रहता है इतना, ठीक। यानी कौन सी कितना कितना एयर निकाल दोगे इसके दौरान? आप निकालोगे टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी इसी को बोलते हैं ना एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करिए आप। तो आपसे कितना भी छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आज के बाद आपको ये सिलेंडर बनाना है, उसको भरना और खाली करना है, और तब अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो इसके लिए पहले हम ब्लॉक बना लेते हैं अपना, ये पूरा सिलेंडर बना लिया। अब क्या बोला इन्होंने? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड। कैन बी इंस्पायर्ड मतलब पूरी ताकत लगानी है, ठीक है, लेकिन कब लगानी है ताकत? आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। पहले फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो उसके बाद भरो, ठीक है। चलिए, तो पहले रेसिडुअल वॉल्यूम तो पहले लिख लेते हैं सर, इसको तो कोई निकाल ही नहीं सकता, ठीक है। और इन्होंने पहले क्या किया? पहले फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया है मतलब कहां तक खाली हो गया होगा इनका लंग्स खाली हो गया होगा यहां तक, ठीक है। और इसके बाद अब ये क्या करना चाह रहे हैं? अब इनसे बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड। अब बोला गया है कितना एयर ये भर सकते हैं, तो कितना भरेंगे? टोटल भरवा दो, भरनी बारी आती तो टोटल भरवाते हैं तो इस टोटल में ERV भरेगा,
टीवी भरेगा, आईआरबी भरेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें, आईआरबी प्लस टीवी प्लस एआरबी, ये तीनों चीजें भरेंगे वो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सिलेंडर बनाए बिना गलती हो जाएगी आपसे फिर, ठीक है। और जितनी हमने पल्मोनरी वॉल्यूम देखी है, इनको मेजर करने के लिए हमारे पास स्पायरोमीटर डिवाइस है। स्पायरोमीटर डिवाइस से हम क्या करते हैं, सारी अपनी पल्मोनरी वॉल्यूम मेजर करते हैं। अब स्पायरोमीटर कैसा होता है बच्चे, तो सिंपल सी बात है, एक बड़ा सा सिलेंडर रहता है और उसमें एक छोटा सिलेंडर फ्लोट करता हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ से एक पाइप निकली रहती है, इस तरह से वैसे पाइप निकली रहती है। और इस पाइप में ना, इस पाइप में उस पर्सन को बोलते हैं भैया फूंक मारो। और जब आदमी इस फूंक मारेगा, इसमें एयर जब ब्लो करेगा, तो इस एयर के ब्लो की वजह से क्या होता है, जब एयर इसमें जाएगी तो ये जो आपका छोटा वाला है सिलेंडर, ये अपलिफ्ट होगा, ऊपर उठेगा, ठीक है। और यहाँ पर मार्किंग की गई रहती है, सब मार्किंग रहती है यहाँ पर, और उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं कितना वॉल्यूम निकाला, क्या किया, जो भी चीजें, ठीक। अब बात आती है सर, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी वॉल्यूम आप यहाँ से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इसको रटते रहते हैं, जरूरत ही नहीं है रटने की। इस स्पायरोमीटर में केवल हम वही वॉल्यूम नाप सकते हैं जो हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि जो बाहर निकालोगे उसी के हिसाब से तो ये आपका सिलेंडर अपलिफ्ट करेगा या फिर नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, ठीक। और जो एयर आप निकाल ही नहीं सकते अपने लंग से, उसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। यानी हम स्पायरोमीटर से वो वॉल्यूम नहीं मेजर कर सकते जो अपने लंग से निकाल ही नहीं सकते। और वो कौन सी वॉल्यूम है जो अपने लंग से हम निकाल ही नहीं सकते, तो सर उसी को तो आपने बताया था रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी रेजिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। यानी वो जो वॉल्यूम जिनके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आती है, उन हर एक वॉल्यूम को आप फिर इस स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर पाओगे। अब वो कौन कौन सी वॉल्यूम थी जिसके अंदर आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम आती थी, तो एक हमारी थी बच्चे क्या, टोटल लंग कैपेसिटी में भी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, तो टोटल लंग कैपेसिटी नहीं नाप सकते आप स्पायरोमीटर से। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, इसमें ईआरबी प्लस आरबी ही था, तो वो भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। और रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास है ही, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से। तो फिर कैसे मेजर किया जाए इनको, तो इनके लिए एक मेथड हमने लिखा है यहाँ पर, हीलियम डाइल्यूशन मेथड, ठीक है।